Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss sixth bumper MCQ related to the CCS Conduct Rules 1964, and in this part, I will discuss Rule 16 and Rule 17 of CCS Conduct Rules 1964. So, my friends, please subscribe my channel, share my channel, and like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. In this part, I will discuss 15 MCQs. Okay, very important 15 MCQs. Those type of questions are coming in the examination. So friends, please subscribe my channel. So now I do not want to waste more time. Now I am going to start. You see, Rule 16. It is related to the investment, lending, and borrowing. First one, just to remember the rule. Rule number. It is very important one. The rule number is very important one. Related to the investment, lending, and borrowings. So रूल 16(1) ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट. तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे स्टॉक हो, शेयर हो, उसमें वो स्पेकुलेट मीन्स उसको जो फ्रीक्वेंटली वो परचेज करता है, स्टॉक परचेज करना, शेयर परचेज करना, डिवेंचर परचेज करना. ओके, ये गवर्नमेंट सर्वेंट को अवेयर करता है. द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट स्पेकुलेट मनी ऑन स्टॉक, शेयर, डिवेंचर और अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. मगर यहां पर आपको याद रखना है, यदि आप ऑकेजनली इन्वेस्टमेंट करते हो थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स और अदर पर्सन्स डेली ऑथराइज्ड एंड लाइसेंस्ड, आपको क्या है, ऑकेजनली इन्वेस्ट कर रहे हो, रेगुलरली नहीं है, इंटरमिटेंटली आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक, सपोज शेयर की, डिवेंचर के ऊपर रेगुलरली कर रहे हो, तो वो आप कंडक्ट रूल को वायोलेट करोगे. मगर ऑकेजनली आप कर सकते हो थ्रू स्टॉक ब्रोकर, ऑकेजनली आप खरीद सकते हो और कोई भी पर्सन से आप खरीद सकते हो जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है, तो वो वायोलेट नहीं करेगा. ऑकेजनली आप इन्वेस्ट करोगे तो वायोलेट नहीं करेगा, मगर रेगुलरली करोगे तो वायोलेट करेगा. तो जो 16(1) में यही है, द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट स्पेकुलेट मनी ऑन स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट. ओके, मगर ऑकेजनल इन्वेस्टमेंट में हम कंडक्ट रूल को वायोलेट नहीं करेंगे. चलो ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया है यहां पर, देखिए, फ्रीक्वेंट परचेज. एक्सप्लेनेशन में दिया है फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ, आप खरीदना, उसको बेचना रेगुलरली. आप शेयर खरीदना और शेयर को बेचना, ये रेगुलर हो रहा है, चाहे शेयर्स हो कि सिक्योरिटीज हो, चाहे डिवेंचर्स हो, आप रेगुलरली खरीद रहे हो और बेच रहे हो. तो ये जो रेगुलरली जो आप कर रहे हो उसको हम स्पेकुलेशन बोलेंगे, उसको हम स्पेकुलेशन बोलेंगे. मगर ऑकेजनली कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर ये आप हैबिचुअल हो चुका है आपका कि रेगुलरली यू परचेज द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड सेलिंग इट एंड फेचेस प्रॉफिट, तो ये स्पेकुलेशन कहा जाएगा, राइट. चलो 16(2) को चलेंगे. रूल 16(2). Okay, no government servant shall make or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of his official duties. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल 16(2) में ये बोला है, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट कि एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, ओके, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, कि गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ से कोई भी पर्सन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसमें क्या है ना, इन्वेस्टमेंट करने से क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वो एम्बारसमेंट है और उसका जो ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल वर्क को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है. ओके, ऑफिशियल वर्क को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इट इज एम्बारसमेंट फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट. तो इस केस में एक्चुअली कंडक्ट रूल वायोलेट करेगा. ओके, सो चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, और it means any member of his family, or on behalf of the government servant any person, okay, investing money on it means shares, securities and debentures. So due to this, actually it is embarrassment for the government servant, and in some cases also it influences the discharge of his official duties. तो ये इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 16(2) में इसको याद रखना है. इसमें क्या दिया है, फॉर दिस पर्पज
any purchase of shares out of the quotas reserved for directors of companies or their friends and associates shall be deemed to be an investment which is likely to embarrass the government servant. यहाँ पर दे दिया है, for this purpose any purchase of shares out of the quotas reserved for directors of companies or their friends and associates. तो ऐसे है जो कोटाज है बेसिकली वो रिजर्व है, जो कंपनीज का डायरेक्टर्स है उनके लिए रिजर्व है, कि उनका फ्रेंड्स के लिए रिजर्व है, कि उनका एसोसिएट्स के लिए रिजर्व है, और उससे उसी केस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप करो कि आपका कोई फैमिली मेंबर करे, कि ऑन बिहाफ ऑफ यू एनी अदर पर्सन इन्वेस्टिंग इट, तो वो बेसिकली इट इज एम्बारस द गवर्नमेंट सर्वेंट। समझ में आ रहा है? तो यही है इस केस में जो 16(2) यही बोल रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली or on behalf of him also any other person if investing money on the shares and securities, it means investing funds, and due to this it is embarrass particularly for the government servant and also it influence his official duties। यहाँ पर दे दिया है कि कुछ कंपनीज का डायरेक्टर्स के लिए कोटा केस में शेयर्स है, और बेसिकली उनका फ्रेंड्स के लिए है कि एसोसिएट्स के लिए है, और उस केस में आप शेयर के ऊपर आप इन्वेस्ट कर लेना, आप हो कि आपका कोई फैमिली मेंबर हो और आपके तरफ से और कोई पर्सन हो, तो वो बेसिकली इट इज एम्बारसमेंट फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है। उसका सेकेंड केस में दिया है नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नो गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग or follow up public offering of shares of a central public sector enterprises shall apply either himself or through any member of his family or through any other person acting on his behalf for allotment of shares in the initial public offerings or follow up public offerings of such central public sector enterprises। इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आपका ऑफिशियल ड्यूटी है कि आप प्राइस फिक्स करोगे। जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स है बेसिकली सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस का, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स है बेसिकली सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस में जो शेयर्स है कि सिक्योरिटीज है, उसका जो प्राइस फिक्स होगा वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर है। ओके, ऑफिशियल ड्यूटी है कि वो प्राइस फिक्स करेगा, मगर उस केस में आप प्राइस फिक्स किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। और उस केस में सपोज चाहे आप हो चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट कि एनी अदर फैमिली मेंबर और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एनीवन, सपोज वो शेयर्स को खरीदा वहां पर, तो इट इज एम्बारस बेसिकली एम्बारसमेंट फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट और इनडायरेक्टली ऑल्सो इट इन्फ्लुएंस द ऑफिशियल ड्यूटीज। तो आप प्राइस फिक्स करने के लिए आपको बुलाया गया, वो आपका ऑफिशियल ड्यूटी है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल ड्यूटी द गवर्नमेंट सर्वेंट फिक्स द प्राइस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस। और उस केस में आप उसमें शेयर जो अलॉटमेंट हो रहा है, आप शेयर खरीद लिया, कि आप कोई आपका फैमिली मेंबर खरीद लिया, कि आपके तरफ से कोई पर्सन खरीद लिया, तो ये तो वायोलेट हो गया कंडक्ट रूल ना, ये नहीं कर सकते। आपका ऑफिशियल ड्यूटी है आप जाइए और वहां पर प्राइस फिक्स कीजिए, मगर आप डायरेक्टली वहां पर शेयर नहीं खरीद सकते। ठीक है, कि आपका कोई फैमिली मेंबर, आप इन्वॉल्वमेंट हो, आपका फैमिली मेंबर वहां पर वो शेयर को खरीद रहा है, आप प्राइस फिक्स करने के लिए आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, और वहां पर आपका फैमिली मेंबर खरीद रहा है शेयर, और आपके तरफ से कोई पर्सन वहां पर शेयर खरीद रहा है, तो ये कंडक्ट रूल को वायोलेट करेगा। ठीक है, ये सब 16(2) में आ रहा है, जो बेसिकली एम्बारसमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एम्बारसमेंट है, और जिस केस में उसका ऑफिशियल ड्यूटी भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। चलो 16(3) में एक्चुअली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी ट्रांजैक्शन इज ऑफ द नेचर रिफर्ड टू इन सब रूल 1 और सब रूल 2, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट देयर ऑन शैल बी फाइनल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जो 16(3) क्या बोल रहा है, यदि जो 1-2 जो सब सेक्शन 1-2 में हम डिस्कस किया कि आप रेगुलरली सिक्योरिटीज शेयर्स के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, रेगुलरली द गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट परचेज एंड कैनॉट सेल इट मीन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज रेगुलरली, ऑकेजनली यू कैन मेक इट बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, ऑकेजनली कर सकते हो। सेकेंड में यही बोला कि आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, आप प्राइस फिक्स कर रहे हो, और वहां पर आप और एनी फैमिली मेंबर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वो शेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि कोई इट मीन्स कंपनीज का डायरेक्टर्स के लिए वहां पर शेयर्स एक्चुअली कोटा है,
और वो डायरेक्टर्स के लिए है कि उनका फ्रेंड्स के लिए है कि उनका एसोसिएट्स के लिए है, और वहां पे आप खरीद रहे हो कि आपका कोई फैमिली मेंबर खरीद रहा है कि आपकी तरफ से और कोई व्यक्ति वहां पर खरीद रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रूल को वायोलेट करेगा। तो इस केस में जो डिसीजन लेता है वो गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, जो सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में हम डिस्कस किया ना, इसमें जो जो भी जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वायोलेट हुआ कंडक्ट रूल, तो वहां पर जो डिसीजन लेगा वो गवर्नमेंट ही लेगा। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जो रेड मार्क में मैं लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन क्या है, 16(4) जो सबसेक्शन 4 है, 16 सबसेक्शन 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शाल save in the ordinary course of business with a bank or a public limited company either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf। यहाँ पर दिया है lend or borrow or deposit money as a principal or an agent to or from or with any person or firm or private limited company within the local limits of his authority। माने लोकल लिमिट्स ऑफ हिज अथॉरिटी मीन्स एक्चुअली क्या है, आपका ऑफिशियल डीलिंग है। सपोज जिस कंपनी के साथ, फार्म के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, तो उसको लेंड करना, उससे बोरो करना, ओके, तो ये करना एक्चुअली वायोलेट होगा। जो लोकल लिमिट्स ऑफ हिज अथॉरिटी मीन्स, लोकल लिमिट्स ऑफ हिज अथॉरिटी मीन्स आप इट मीन्स जो कंपनीज की फार्म है उनके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग्स है, आप उनको मनी लेंड कर रहे हो, उनसे बोरो कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये केस में एक्चुअली ये वायोलेट करेगा। ओके, कंडक्ट रूल को वायोलेट करेगा, वही चीज दिया है, राइट। ऑफिसर और अदरवाइज प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी पेक्यूनियरी ऑब्लिगेशन टू सच पर्सन और फार्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो वहां पर क्या है, आपका कोई कंपनीज फार्म्स के साथ, ये बहुत लोकल लिमिट्स ऑफ हिज अथॉरिटी मीन्स, इसको याद रखना है कि लोकल लिमिट्स ऑफ हिज अथॉरिटी मीन्स एक्चुअली जिनके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, जिनके साथ मीन्स कंपनीज फार्म्स you are having some official dealings and then the government servant actually lend to them or borrow from them, ये कंडक्ट रूल को वायोलेट करेगा। क्योंकि वन साइड में आपका ऑफिशियल डीलिंग है, आप उनको ही लेंड कर रहे हो और उनसे बोरो कर रहे हो और उनसे कुछ आप पेक्यूनियरी गेन ले रहे हो, कुछ मॉनेटरी गेन ले रहे हो, तो ये तो कंडक्ट रूल को वायोलेट कर रहा है। और नेक्स्ट वन, ये जो सबसेक्शन 4 है, 16 सबसेक्शन 4B में ये दिया है, लेंड मनी टू एनी पर्सन एट इंटरेस्ट or in a manner whereby return in money or in kind is charged or paid। आप लेंड आपका रेगुलर वर्क यही है, आप मनी लेंड कर रहे हो और इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ये कंडक्ट रूल को वायोलेट करेगा। हाँ, ओकेजनली आपका फ्रेंड्स रिलेटिव्स को आप मनी लेंड करोगे मगर उनसे आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। आपका रिलेटिव को पैसा आप दे रहे हो, कोई आपका रिलेटिव कोई फ्रेंड्स को पैसा दे रहे हो, उनसे इंटरेस्ट लोगे क्या, तो वो वायोलेट नहीं करेगा। मगर आपका रेगुलर वर्क है, इट इज योर रेगुलर वर्क कि लेंडिंग मनी टू अदर्स एंड कलेक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम देम, सो ये वायोलेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए यहां पर याद रखिए 16 सबसेक्शन 4 और उसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप रेगुलरली आप का ये काम नहीं होगा, मनी लेंड करना और इंटरेस्ट कलेक्ट करना, ये कंडक्ट रूल को वायोलेट करेगा रेगुलरली। मगर उसी केस में क्या है, यदि आप आपका फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लेंड कर रहे हो और उनसे कुछ आप ऐसा इंटरेस्ट तो नहीं लोगे ना, क्योंकि आपका फ्रेंड्स को, तो फ्रेंड्स को आप लेंड करना, रिलेटिव्स को लेंड करना, तो इस केस में आप तो इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो इस तरीके का लेंडिंग एक्चुअली कंडक्ट रूल को वायोलेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट में गिव टू और एक्सेप्ट फ्रॉम ए रिलेटिव, ये दिया है, देखिए ये दिया है, रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड ए प्योरली टेम्पररी लोन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट फ्री ऑफ इंटरेस्ट। तो आप लोन दे रहे हो कि उनसे ले रहे हो, जैसे आपका रिलेटिव्स फ्रेंड्स या फ्रेंड को आप लोन दे रहे हो कि उनसे लोन ले रहे हो और कोई एक स्मॉल अमाउंट और उसमें कोई इंटरेस्ट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो वो कंडक्ट रूल को वायोलेट नहीं करेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय गवर्नमेंट सर्वेंट विद द प्रीवियस सैंक्शन। यदि आप प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जो प्रीवियस सैंक्शन लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट से सैंक्शन प्रीवियसली ले चुके हो, तो इस केस में आप रेगुलरली लेंड कर सकते हो और इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकते हो। मगर विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलरली यू कैन नॉट लेंड टू अदर्स एंड कलेक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम देम, कि रेगुलरली यू कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम देम। ठीक है, आप नहीं कर सकते, रेगुलरली नहीं कर सकते। मगर ये हाँ, ये होगा कि आपका फ्रेंड्स, यू कैन लेंड टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स,
without any interest, and in some cases you borrow money from them without any interest or related small amount, और वहां पर कंडक्ट रूल को वायोलेट नहीं करेगा. नेक्स्ट वन, मैंने गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड और ट्रांसफर्ड टू ए पोस्ट ऑफ सच नेचर as would involve him in the breach of any of the provisions of sub rule 2 or sub rule 4, he shall forthwith report the circumstances to the prescribed authority and shall therefore act in accordance with such order as may be made by such authority. यहाँ पर दिया है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड और ट्रांसफर्ड टू ए पोस्ट ऑफ, इसी तरीके का जो सब रूल 2 है कि सब रूल 4 है, इसी केस में यदि कुछ सर्कमस्टांसेस आता है तो आप प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है और उनसे जो ऑर्डर मिलेगा वो ऑर्डर को आपको फॉलो करना है. जो सब रूल 4 यहाँ पर देखा कि आप जैसे लेंड करना और बोरो करना, तो ये जो है इस चीज केस में आप प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है और उनसे जो ऑर्डर मिलेगा उसको एटलीस्ट फॉलो करना है. ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज के ऊपर डिस्कस किया गया है जो विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी में बताया, जिनके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है उसी को हम बोलते हैं विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज अथॉरिटी. और प्योरली टेम्पररी लोन्स ऑफ स्मॉल अमाउंट्स फ्री ऑफ इंटरेस्ट कैन बी टेकन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम पर्सनल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इवन दे रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट. अच्छा देखिए मजा बात है, विद इफ दे रिजाइड विद द लोकल लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी. सो आपका पर्सनल फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है. ओके, पर्सनल फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है और आप सपोज उनको मनी लेंड कर रहे हो फ्री ऑफ इंटरेस्ट में, तो वो कंडक्ट रूल को वायोलेट नहीं करेगा. ऑफिशियल डीलिंग है, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है और उनको आप मनी लेंड कर रहे हो मगर बिना इंटरेस्ट से, तो वो वायोलेट नहीं करेगा. तो नो सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विल बी नेसेसरी इन सच केसेस. ओके, हाउएवर इफ द अमाउंट इज लार्ज प्रीवियस सैंक्शन, तो यहां पर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपका, इट मीन्स द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज ऑफिशियल डीलिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. आपका फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है और इन सम केसेस यू लेंड स्मॉल अमाउंट, आप उनको स्मॉल अमाउंट लेंड कर रहे हो विदाउट इंटरेस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर इस केस में आप एक लार्ज अमाउंट आप लेंड कर रहे हो, तो लार्ज अमाउंट केस में आपको क्या है, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए. ओके, गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए. मगर कोई स्मॉल अमाउंट आप दे रहे हो, आपका फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स उनके साथ ऑफिशियल डीलिंग भी है, आपका ऑफिशियल डीलिंग है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स उनको एक स्मॉल अमाउंट आप दे रहे हो और उनसे कोई इंटरेस्ट आप नहीं ले रहे हो, वो वायोलेट नहीं करेगा. मगर बड़ा अमाउंट दे रहे हो उनको, बड़ा अमाउंट आप लेंड कर रहे हो, तो इस केस में गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए. नेक्स्ट वन, सीनियर ऑफिसर्स शुड नॉट आस्क सबऑर्डिनेट्स फॉर स्टैंडिंग श्योरिटी फॉर लोन्स टेकन फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेस आइदर बाय देम और बाय देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स. ये बहुत दिया है. कभी कभी क्या है, जो सीनियर ऑफिसर्स है कि उनका कोई कोई फैमिली मेंबर है, वो कोई प्राइवेट सोर्सेस से सपोज लोन ले रहे हैं और उनका सबऑर्डिनेट्स को, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है उनको वो सियोरिटी के लिए उनको वो बोल रहे हैं कि आप विटनेस रहो, आपको विटनेस देना है, जब बोरो करोगे आपको विटनेस देना है. और कभी कभी क्या है, ये आप कर रहे हो तो ये वायोलेट है, चाहे सीनियर ऑफिसर्स की उनका कोई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. ओके, जब कोई प्राइवेट सोर्सेस से मनी बोरो कर रहे हैं और आप उनका सबऑर्डिनेट्स को वो बोल रहे हैं कि आप वहां पर विटनेस रह जाओ, तो इस केस वायोलेट होता है. तो ये नहीं करना चाहिए. आप कभी भी आप अदर सोर्सेस से आप ले सकते हो, मगर आपका सबऑर्डिनेट्स को आप वहां पर विटनेस के आकार में नहीं लेना है. ठीक है. डिपॉजिट्स विथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड फार्म्स विथ whom ऑफिशियल डीलिंग्स आर देयर और एनी पेक्यूनियरी ऑब्लिगेशन विद देम इज कंट्रारी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फार्म्स है, जिनके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है और वहां उनसे कुछ आप मॉनेटरी गेन ले रहे हो, तो ये वायोलेट कर रहा है रूल 16 सबसेक्शन 4 को वायोलेट कर रहा है. सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964. ये नहीं कर सकते. ठीक है, ये 16(4) में हम देखा है, इसको याद रखना है. रूल 16(4), जब कोई फार्म के साथ, कोई कंपनीज के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है और उस केस में आप उनको कुछ लेंड कर रहे हो और उनसे इंटरेस्ट ले रहे हो, कि उनसे बोरो कर रहे हो, उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो और सपोज उनसे कुछ मॉनेटरी गेन ले रहे हो, तो ये वायोलेट करेगा रूल 16(4) को. फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन रूल 16(4) exempt फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द रूल, बट इफ द अमाउंट, आप फिक्स्ड डिपॉजिट केस में यदि आपका वो फिक्स डिपॉजिट ग्रेटर देन 2 months बेसिक पे, आपका 2 months बेसिक पे से जब फिक्स डिपॉजिट अमाउंट 2 months बेसिक
पे से ज़्यादा होगा, तो आपका जो 2 मंथ्स बेसिक पे है आप कैलकुलेट कर लो, उससे आपका फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा होगा तो आपको रिपोर्ट करना है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे रूल 18(3) केस में जो प्रॉपर्टी रिलेटेड आएगा इसमें क्लियरली मेंशन है, रूल 18(3) में ये मेंशन है कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट्स अमाउंट यदि वो ज़्यादा हो जाता है 2 मंथ्स बेसिक पे, तब उस केस में आपका प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। ठीक है, और ये रूल 18(3) आगे में हम देखेंगे जब प्रॉपर्टी रिलेटेड जो रूल है 18 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, डे टू डे सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शन आर एग्जेम्प्ट। कोई डे टू डे सेविंग्स अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट है, वो रूल 16 सबसेक्शन 4 में वो प्रोविजन में नहीं आएगा। ठीक है, कि वो जो रूल 18(3) है, जो रूल 18 सबसेक्शन 3 है जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है, जिसमें हम ये अभी डिस्कस किया जब आपका फिक्स डिपॉजिट अमाउंट एक्चुअली एक्सीड्स मोर देन 2 मंथ्स बेसिक पे देन यू मस्ट रिपोर्ट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर डे टू डे ट्रांजैक्शन जब सेविंग अकाउंट के ऊपर हो रहा है, ओके, इसमें वो वायलेट नहीं करेगा रूल 16 सबसेक्शन 4 को, और वहां पर भी वो रूल 18(3) जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड है वो भी यहाँ पर लागू नहीं होगा। राइट, चलो रूल 17 चलेंगे। रूल 17 है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस। ओके, इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस क्या है? आप जो मनी कंटिन्यूअसली आप मनी बोरो कर रहे हो तो डेप्ट अमाउंट क्यूमुलेटिव हो गया, आप पे नहीं कर पा रहे हो। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, हैबिचुअल कर चुका है, वो रेगुलरली बोरो फंड्स एंड इट मींस इन टाइम एक्चुअली ही कुड नॉट पे बैक द लोन अमाउंट, तो वहां पर इंसॉल्वेंट हो गया। आप बैंक से लोन लिया मगर बैंक को आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे। तो वही है हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस, जब डेप्ट अमाउंट क्यूमुलेटिव हो जाएगा और बैंक नोटिस भेज रहा है, आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो ये वायोलेट होगा। तब आप इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपका ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट लोन लिया है और उनको नोटिस भेजा गया मगर वो नोटिस को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं कि अमाउंट को रीपे नहीं कर रहे हैं, और उसी केस में आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी है उनको भी इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये कंडक्ट रूल को वायोलेट किया, तो इस केस में आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा। जो रूल 14 है जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होता है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील जो है 1965 के आधार पर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा। तो वही दिया है, गवर्नमेंट सर्वेंट शाल सो मैनेज हिज प्राइवेट अफेयर्स एज टू अवॉइड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस और इंसॉल्वेंसी। आपको अवॉइड करना है जो इंसॉल्वेंसी हैबिचुअल। कभी कभी क्या है, आप पेमेंट नहीं करोगे, आपका नाम पे क्या होगा, पेपर में आ जाएगा, ओके, और आपका ऑफिस को लेटर आ जाएगा कि अब ये इंसॉल्वेंट है। कि इंसॉल्वेंट कब होता है, जब आपको बार बार नोटिस भेजा जाएगा कि आप टाइमली पेमेंट नहीं किया, आप टाइम पेमेंट कर दो, डेप्ट अमाउंट क्यूमुलेटिव हो चुका है, आप कंप्लाई नहीं किया, ओके, वो बैंक क्या किया, सपोज वो कोर्ट को चला गया, कोर्ट भी नोटिस भेजा, आप उसको भी कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, वो मैटर आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा और आप ये जो केस हुआ आपका सुपीरियर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, वो भी आप इन्फॉर्म नहीं किया तो आप वायोलेट कर दिया, रूल 17 को आप वायोलेट किया तो आप इंसॉल्वेंट हो गए, हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उस केस में आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा। तो यही जीएस अगेंस्ट हुम एनी लीगल प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेप्ट। तो डेप्ट को रिकवरी करने के लिए मैं अभी बताया, तो बैंक तो कोर्ट को जाएगा और वहां पर लीगल प्रोसीडिंग्स चलेगा आपका अगेंस्ट में, और फॉर हिज एडजजिंग हिम एज एन इंसॉल्वेंट आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंट, क्योंकि इंसॉल्वेंट कब डिक्लेयर, अल्टीमेटली नोटिस भेजा जाएगा, कंप्लाई नहीं किया, कोर्ट को चला गया मैटर, कोर्ट नोटिस भेजा, उसको कंप्लाई नहीं किया, तो उस केस में आपका अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स चलेगा और आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस केस में क्या है, ओके, आप रूल 17 को वायोलेट किया, तो इस केस में आप एक्चुअली जो सीसीए रूल्स है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 के आधार पर जो रूल 14 है, जो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 17 को याद रखना है, इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस। राइट, नेक्स्ट वन, कुछ क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करेंगे, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखेंगे, द रूल दैट स्पीक्स अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। तो अभी मैं बताया, तो जो बी है रूल 17 है, आप देखिए आंसर बीट बी है, रूल 17 इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस के ऊपर है, अभी हम डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज बिट बी।
चलो क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट कर सकता है। टू टेक एन इंश्योरेंस एजेंसी, नो, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेगोशिएशन फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, नो। पार्टिसिपेट इन ए स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम, नो। अंडरटेक ए ऑनररी वर्क ऑफ सोशल और चैरिटेबल नेचर, इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये जो पार्टिसिपेट इन ए स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम, आप देखिए, आप रूल 8, ये जो है, आप रूल 8 देखिए, मीडिया के ऊपर है। हाँ, आप ऑफिशियल ड्यूटी के आकार में मीडिया प्रोग्राम स्पॉन्सर कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑफिशियल ड्यूटी है। अदर केस में आपको गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए, ओके, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। ठीक है, तो मगर ये जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, अंडरटेक ऑनररी वर्क ऑफ सोशल और चैरिटेबल नेचर, इस केस में ये एक्सेप्ट आप कर सकते हो, ये कंडक्ट रूल को वायोलेट नहीं करेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द रूल अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 दैट रेगुलेट्स द लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। अभी लेंडिंग बोरोइंग के ऊपर रूल 16 में है, अभी पूरा हम डिस्कस किया। तो रूल 16 जो है लेंडिंग बोरोइंग है, रूल 17 जो है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टेडनेस है, तो इसको याद रखना है, रूल के ऊपर आता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल लेंड मनी टू एनी पर्सन एट इंटरेस्ट एज पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स। अभी मैं बताया, आपका गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कर रहा है, वो लेंड कर रहा है और इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते, ये वायोलेट करेगा। तो आप देख लीजिए रूल 16 सबसेक्शन 4 बिट बी, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर। रूल 16 तो बहुत इजी है, लेंडिंग बोरोइंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। सबसेक्शन 4, उसका सबसेक्शन 4 का सेकेंड स्टेटमेंट आप देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका काम है क्या है, आप लेंडिंग कर रहे हो और इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, नहीं। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसको ऊपर में मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज बाय गवर्नमेंट सर्वेंट व्हिच डू नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व इन्फ्रिजमेंट। इसमें कंडक्ट रूल वायोलेट नहीं होगा, which do not involve infringement of CCS conduct rules 1964। आपको याद रखना है, यहाँ पर CCS conduct rule एक्चुअली वायोलेट नहीं होगा। देखेंगे, जॉइन RSS ये वायोलेट होगा, जॉइन जमाती इस्लाम ये सब वायोलेट होगा, जॉइन आनंद मार्ग, जॉइन एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट पार्टी, ये सब वायोलेट होगा, ये सभी वायोलेशन है, ओके। मगर क्वेश्चन क्या दिया है, ये सभी वायोलेशन होगा, ये सभी ब्रीचिंग द कंडक्ट रूल, वायोलेट द कंडक्ट रूल, ओके, इन्फ्रिजमेंट ऑफ द कंडक्ट रूल, सभी वायोलेशन है। तो यहां पर दिया है कि इस केस में, किस केस में एक्चुअली ये वायोलेट नहीं कर रहा है कंडक्ट रूल, ये तो सभी वायोलेट है। तो यहां पर जो आंसर होगा बीट डी होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व, मैं अंडरलाइन कर दिया, कहां पर वायोलेट नहीं हो रहा है, ये तो सब वायोलेट हो रहा है, तो नन ऑफ दीज आंसर, बीट डी इज द करेक्ट आंसर। चाहे RSS हो, जॉइन जमाती इस्लामी, आनंद मार्ग, जॉइन एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट पार्टीज, ये सब आप नहीं कर सकते आज गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंस्ट्रू आज एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964। अगेन नो वायोलेशन, मैं यहां पर लिख दिया नो वायोलेशन। यहां पर हम देखेंगे कि इस केस में ओके कंडक्ट रूल को वायोलेट नहीं कर रहा है, यही देखेंगे, नो वायोलेशन। अच्छा देखेंगे, जॉइन भारत सेवक समाज विथ प्रायर परमिशन, मैं टिक लगाऊंगा, जिसमें वायोलेशन नहीं है मैं टिक लगाऊंगा, जॉइन भारत सेवक समाज विथ प्रायर परमिशन, ठीक है, ये वायोलेट नहीं होगा। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडो फॉरेन कल्चरल, ये वायोलेट होगा, जो वायोलेट होगा मैं क्रॉस लगाऊंगा। मियर इंटीमेशन ऑफ ज्वाइनिंग संयुक्त सदाचार समिति, ठीक है, इंटीमेट आप करोगे, संयुक्त सदाचार समिति में आप पार्टिसिपेट करोगे, जस्ट गवर्नमेंट का नॉलेज में लाना है, तो ये वायोलेट नहीं करेगा। ज्वाइन फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस कंडक्टेड बाय इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रायर परमिशन, विदाउट प्रायर परमिशन आप कोई इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया लैंग्वेज क्लासेस के लिए, ठीक है, ये वायोलेट करेगा, ठीक है, विदाउट परमिशन आप ज्वाइन किया, वायोलेट करेगा। पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ धर्म प्रचारक संस्था, ये वायोलेट करेगा। पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ दूरदर्शी पार्टी, ये वायोलेट करेगा। ये जो क्रॉस लगाया सब वायोलेशन है, जो क्रॉस नहीं लगाया
ओके, वो वायोलेशन नहीं है और हमको वही डिटेक्ट करना है, नो वायोलेशन। भारत सेवक समाज, प्रायर परमिशन लेके आप ज्वाइन करो। और कोई धर्म, बेसिकली सेकंड और एक टिक लगाया, संयुक्त सदाचार समिति में आप गवर्नमेंट को इंटीमेट करो, वहां पर ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अदर केस में इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, वायलेट होगा। बिना परमिशन से आप लैंग्वेज क्लास जो इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट किया, वो वायलेशन है। धर्म प्रचारक संस्था में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, दूरदर्शी पार्टी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहां पर नो वायोलेशन, तो जो है आई एंड ट्रिपल आई, आंसर वही है, बीट बी, आंसर आपको मिल गया बीट बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, which of the following activities by government servants will be construed as an infringement of rule 5? वायोलेशन देखेंगे, रूल 5 को वायोलेट कर रहा है, यहां पर लिख दिया, इसको चेक करेंगे, वायोलेशन ऑफ रूल 5, वायोलेशन ऑफ रूल 5 देखेंगे। बेसिकली रूल 5 तो है ज्वाइनिंग, एक्चुअली बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज रिलेटेड है, नहीं कि अरेंजिंग फॉर क्राउड्स टू ए पॉलिटिकल मीटिंग, ये वायोलेट कर रहा है। जो भी मैं टिक लगाऊंगा वायोलेशन है, ये वायोलेट कर रहा है, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप पॉलिटिकल मीटिंग के लिए क्राउड गैदर नहीं कर सकते। ठीक है, अरेंजिंग क्राउड्स, तो ये वायोलेट हो गया। वायोलेशन मीन्स मैं टिक लगाऊंगा। अरेंजिंग ओनली ट्रांसपोर्ट फॉर ब्रिंगिंग द क्राउड्स टू पॉलिटिकल मीटिंग, ये भी वायोलेट हो गया। आप क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, आप लोगों को लाने के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अरेंज कर रहे हो, ये वायोलेशन हो गया। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल रैलीज, ये वायोलेट हो गया। आप पॉलिटिकल बेसिकली रैली में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या पार्टिसिपेट कर रहे हो, वायोलेशन हो गया। पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस ओनली इन द विसिनिटी और नेबरहुड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, आपका ऑफिस के पास में कोई पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, आप जाकर पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये भी वायोलेशन हो गया। ये सभी वायोलेशन है, रूल 5 को वायोलेट आप कर रहे हो, तो आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। तो आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आप क्राउड गैदर नहीं कर सकते मीटिंग के लिए, उनके लिए आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अरेंज नहीं कर सकते, आपका ऑफिस के पास कोई पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, आप उससे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई पॉलिटिकल रैलीज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वायोलेशन है। हाँ, आपका ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल कोई पॉलिटिकल रैलीज है आपका, जैसे आप पुलिस ऑफिसर हो, पॉलिटिकल रैलीज है, ऑफिशियल ड्यूटी के हिसाब से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, और अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये चारों वायोलेट कर रहा है रूल 5 को, तो आंसर इज बिट डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, which of the following activities of a government servant are construed as assisting a political movement and involves infringement of rule 5? अगेन ये चेक करेंगे, वायोलेशन अगेन हम चेक करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। वायोलेशन ऑफ रूल 5, वायोलेशन ऑफ रूल 5 को हम वायोलेट करेंगे, उसको देखेंगे, टिक लगाऊंगा, जहां पर वायोलेशन हो रहा है हम टिक लगाएंगे। फर्स्ट वन, असिस्टिंग द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन हिम बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। आपका ड्यूटी है, आप इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हो क्योंकि आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, वही दिया है। असिस्टिंग द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन हिम बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, आपका ऑफिशियल ड्यूटी है, आप इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हो, वो वायोलेट नहीं है। ओके, जहां पर टिक लगाऊंगा ये वायोलेट नहीं है, जहां पर टिक लगाऊंगा वहां पर वायोलेशन होगा। फ्रीक्वेंट और रेगुलर अटेंडेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एट मीटिंग्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये वायोलेट कर रहा है। रेगुलरली आप पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, वायोलेशन है। मैं बताया, वायोलेशन मीन्स टिक लगाऊंगा। टू कीप हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू डिफरेंट मीडियम्स ऑफ द प्रेस। प्रेस से आप खुद कुछ कलेक्ट कर रहे हो, मीडिया चैनल से आप कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, तो आप खुद कर रहे हो, तो ये वायोलेशन नहीं है। ये तो रेगुलर हम न्यूज चैनल में देख रहे हैं कि पार्टी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका एम क्या है, हम खुद कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये वायोलेट नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोजिंग और सेकेंडिंग द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट एट एन इलेक्शन, आप प्रपोज कर रहे हो कि ये एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के लिए आप प्रपोज कर रहे हो, ये नहीं कर सकते, तो ये वायोलेशन है, आई भी वायोलेशन है। गवर्नमेंट सर्वेंट एक्टिंग एज ए पोलिंग एजेंट, आप पोलिंग एजेंट नहीं हो सकते, ये भी वायोलेट कर रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग एज ए पुलिस ऑफिसर, ये वायोलेट नहीं होगा, पोलिंग ऑफिसर आप हो सकते हो,
स्पीक्स इन ए पॉलिटिकल मीटिंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, ये भी वायोलेट कर रहा है लास्ट वन, क्योंकि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी में स्पीकर के आकार में आप नहीं बोल सकते। तो जो भी टिक लगाया वहां पर वायोलेशन है। सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ। ओके, बीट बी आंसर है। बीट बी देखिए, मैं टिक लगाया, देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट एंड सेवेंथ स्टेटमेंट में वायोलेशन है, मैं टिक लगाया। जो वायोलेट नहीं कर रहा है वो क्रॉस लगाया। और यही क्वेश्चन पूछा है, वायोलेशन ऑफ रूल 5, कहां पर रूल वायोलेट हो रहा है? रूल 5 वायोलेट हो रहा है। जो टिक लगाया वो वायोलेशन है, जहां पर टिक क्रॉस लगाया वो वायोलेट नहीं कर रहा है। राइट, बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 9, suppression of information in the close relations form to be filled by government employees on the first appointment will be considered a major departmental offense for which punishment may extend to। देखिए, आप जब आपका जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो रहा है तो आपका फॉर्म में आपका क्लोज रिलेशंस पूरा डिटेल्स देना है। आपका वाइफ, आपका कितना चिल्ड्रेन, आपका मदर फादर, उनका डिटेल्स देना है। आपका मदर फादर का एज क्या है, आपका वाइफ का एज क्या है, आपका जो चाइल्ड है उनका एज क्या है, उनका नाम क्या है, डिटेल्स देना है। आप उसमें क्या हुआ, क्लोज रिलेशंस में डिटेक्ट हुआ कि कुछ इंफॉर्मेशन आप सप्रेस किया, कुछ इंफॉर्मेशन को आप सस्पेक्ट करके रखा, और बाद में डिटेक्ट हुआ कि आप कुछ इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं दिया, तो इस केस में आपको बेसिकली डिसमिस कर दिया जाएगा। बीट बी होगा। डिसमिसल मीन्स फर्दर आपको गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगा। रिमूवल केस में आपको फर्दर गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, मगर डिसमिसल केस में आपको फर्दर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप कुछ क्लोज रिलेशन फॉर्म में आप कुछ इंफॉर्मेशन सप्रेस कर दिया, कि ऐसा कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया, बाद में डिटेक्ट हुआ, तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा सर्विस से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, when a government servant takes part in the registration, promotion or management of a literary, scientific, charitable society or club or similar organization, the aims and objects of which relate to promotion of sports, cultural or recreational activities registered under the Societies Registration Act 1860। आप देखिए, ये जो रूल देखिए, इसमें परमिशन, ये इसमें परमिशन नहीं चाहिए। आप रूल 15 देखिए, मैं उसको डिस्कस कर चुका हूं। रूल 15 में जो रिलेटेड है प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, रूल 15 में दिया है, सपोज आप गवर्नमेंट सर्वेंट आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई ऐसा कुछ लिटरेरी सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी और चैरिटेबल सोसाइटी और रिलेटेड टू द क्लब, और मेन आपका जो एम है, ऑब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, कल्चर, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, तो ये कोई नहीं, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। मगर आपको गवर्नमेंट को, आप ये कर रहे हो तो गवर्नमेंट को आपको रिपोर्ट करना है सिंपली, है ना। इसमें परमिशन का जरूरत नहीं, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। और अदर केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब्सटेंशियली फॉर द बेनिफिट, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका बेनिफिट है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स registered under Cooperative Societies Act 1912, he shall report to government giving details of the nature of his participation from his taking part in such activity within a period of। तो यहाँ पर ये दोनों जो है, दोनों जो स्टेटमेंट्स दे दिया, इसमें परमिशन का जरूरत नहीं है, मगर आपको रिपोर्ट करना है। कोई लिटरेरी, साइंटिफिक, चैरिटेबल सोसाइटी में आप स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, कि कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हो, तो उसमें परमिशन का जरूरत नहीं है, मगर आपका जो काम है आपको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को। सेकंड केस में सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप इन्वॉल्व हो, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बेनिफिट है, इस केस में भी आपको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। इस केस में सिंपली आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। ये रूल 15 सबसेक्शन 2 में देखिए, नो परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, परमिशन का जरूरत नहीं, मगर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है कि आपका क्या है, वर्क क्या है। तो ये जो है वो आपको रिपोर्ट करना है 1 मंथ के अंदर। जब आप इस तरीका का वर्क में इन्वॉल्व हो गए, मैं बताया, बार बार बताया, इसमें तो परमिशन का जरूरत नहीं है, आप ओनली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। कितना दिन के अंदर? 1 मंथ के अंदर। ओके, ये रूल 15(2) में है, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, मगर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है 1 मंथ के अंदर। राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall except with the previous sanction of the government receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honor
और इन द ऑनर ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट एज पर रूल 14 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। तो ये जो रूल 14 देखिए, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। रूल 14 में ये रिलेटेड टू द पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन है। ओके, तो वहां पर क्या है, आप दिया है, आप बिना गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना है। आप कोई वैलिडिटरी एड्रेस दे रहे हो, कोई टेस्टिमोनियल एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट और मीटिंग आप जा रहे हो। ओके, आपका ऑनर के लिए कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सपोज इनिशिएट हो रहा है, तो ये वायोलेट करेगा रूल 14 को। मगर आप सैंक्शन, प्रीवियस सैंक्शन, हाँ गवर्नमेंट से आप सैंक्शन लिया है तो आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। तो इस केस में दिया है, क्वेश्चन क्या है, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर ट्रीटेड एज नॉट वायोलेशन, ये पूछा है। नॉट वायोलेशन, वायोलेशन नहीं होगा। देखेंगे, फेयरवेल एंटरटेनमेंट हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज रिटायरमेंट ट्रांसफर, इससे जब रिटायरमेंट और ट्रांसफर होता है वहां पर एक फेयरवेल एंटरटेनमेंट होता है छोटा सा, तो ये वायोलेट नहीं करेगा। जो टिक लगा रहा हूं वो वायोलेट नहीं करेगा। वही क्वेश्चन पूछा है, नॉट ए वायोलेशन, नॉट वायोलेशन। ओके, ये वायोलेट नहीं करेगा क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है और रिटायरमेंट हो रहा है और आपका जो कलीग्स है वो आपको एक छोटा फेयरवेल दे रहे हैं, ये वायोलेट नहीं करेगा। द एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट अरेंज बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस, ये भी वायोलेट नहीं करेगा क्योंकि जो पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस है आपके लिए एक छोटा सा, बहुत सिंपल और इनएक्सपेंसिव, इतना ज्यादा खर्चीला नहीं है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो रहा है, तो ये वायोलेट नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड्स विद द मॉनेटरी कंपोनेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ये वायोलेट करेगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड्स ये वायोलेट करेगा। आप अवार्ड ले रहे हो, कोई मॉनेटरी कंपोनेंट ले रहे हो, फिर कहां से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, ये वायोलेट होगा। जो क्रॉस लगाया वायोलेट होगा, और अदर जो टिक लगाया वो वायोलेट नहीं करेगा क्योंकि आपका ट्रांसफर हो रहा है, आपका रिटायरमेंट है और इस केस में आपका कलीग्स आपको एक छोटा फेयरवेल दे रहे हैं, वायोलेट नहीं करेगा। और कोई पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस कोई सिंपल और इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ओके, अरेंज कर रहे हैं आपके लिए, तो ये भी वायोलेट नहीं करेगा। मगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप मॉनेटरी अवार्ड ले रहे हो, वायोलेट करेगा। तो यही पूछा है कहां पर वायोलेशन नहीं है, तो अभी मैं टिक लगाया दोनों, आई एंड डबल आई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यहां पर वायोलेट नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आर ट्रू पूछा है। स्टेटमेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट्स को हम डिटेक्ट करेंगे, टिक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सीसीएस कंडक्ट रूल्स 19, डाउरी केस में। जो डाउरी केस में आप रूल 13A देखिए, रूल 13A में डाउरी रिलेटेड है, तो रूल 13 गिफ्ट रिलेटेड है, रूल 13A डाउरी रिलेटेड है। तो डाउरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, स्त्री धनम अमंग क्रिश्चियंस, ये डाउरी है। ओके, स्त्री धनम अमंग क्रिश्चियंस ये डाउरी है, टिक लगाया। जो डाउरी में इंक्लूड होगा वो टिक मार्क होगा। नेक्स्ट वन, डोअर इन केस ऑफ पर्सन्स टू हुम मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियत अप्लाइज, ये डाउरी में नहीं जाएगा। महार, इन केस ऑफ पर्सन टू हुम मुस्लिम पर्सनल लॉ शरियत अप्लाइज, ये भी डाउरी में नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी दैट इज गिवन और एग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू ए मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज, ये डाउरी होगा। स्त्री धनम अमंग क्रिश्चियंस और ये जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज होता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेना देना, ये डाउरी में इंक्लूड होगा। मगर ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ केस में ये दोनों, महार है कि डवार है, वो इस केस में दोनों डाउरी में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां पर डाउरी इंक्लूड्स पूछा है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following activities by government servant will be construed, again will be construed as a violation, violation हम चेक करेंगे कहां पर वायोलेट हो रहा है, उन वायोलेशन को हम चेक करेंगे ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 19। जो वायोलेशन होगा यहां पर वायोलेशन को टिक लगाएंगे जहां पर वायोलेट होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन ऑफ फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज व्हेन ऑफर्ड बाय एयर इंडिया, ये वायोलेशन होगा। मैं बताया यहां पर हम वायोलेशन को डिटेक्ट करेंगे, टिक लगाएंगे, ये वायोलेशन होगा। एयर इंडिया आपको कोई इट मींस आप को इनवाइट किया गया फ्री इनॉग्रल फ्लाइट्स बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज, ये वायोलेट होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ पैसेज एंड हॉस्पिटलिटी बाय ऑफिसर्स फ्रॉम फॉरेन कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म्स, ये वायोलेट होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशंस इन द प्रोहिबिटेड कैटेगरी एज प्रेजेंट्स, आपको कोई प्रेजेंट कर रहा है आर्म्स एमुनिशंस, आपका कोई फंक्शन में आपको आर्म्स एमुनिशंस प्रेजेंट करना, ये वायोलेट होगा।
एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड और प्राइज बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम रोटरी क्लब, ये वायलेट होगा। रोटरी क्लब आपको कुछ प्राइज अवार्ड कर रहा है, वायलेट होगा। कैजुअल मील ऑफर्ड सोशल, कैजुअल मील ऑफर्ड सोशल हॉस्पिटलिटी, ये वायलेट नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए गिफ्ट में रूल जो 13 है क्लियरली दिया है। एक्सेप्टिंग ऑफ टिप्स और बॉक्सेस फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, आप कोई पब्लिक से कोई आपको वॉल्यूंटरीली कोई पब्लिक कोई बॉक्सेस दे रहा है, टिप्स दे रहा है, ये वायोलेशन होगा। यू कैनॉट रिसीव एनी टाइप ऑफ टिप्स एंड बॉक्सेस फ्रॉम द पब्लिक। हाँ ठीक है, वो वॉल्यूंटरीली दे रहे हैं मगर फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वायोलेट होगा। ठीक है, जो क्रॉस लगा है वो वायोलेट नहीं होगा, अदर सब वायोलेशन हो रहा है। देखिए टिक लगा दिया, तो सभी को जहां पर फिफ्थ नहीं है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये जो है सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओनली कैजुअल मील ऑफर्ड सोशल हॉस्पिटलिटी वो गिफ्ट में इंक्लूड नहीं होगा, वहां पर वायोलेशन नहीं होगा, अदर केस में सब वायोलेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, in accordance with the CCS conduct rules 1964 and GIDs thereof, no government servant should be allowed to hold elective office in any sports association or federation. Suppose आप कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन की फेडरेशन में इलेक्टिव ऑफिस होल्ड करोगे तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ एनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन। सपोज आपको गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया कि आप कोई स्पोर्ट्स बॉडी और एसोसिएशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, गवर्नमेंट आप सैंक्शन किया, तो इस केस में आपका जो टर्म होगा फॉर वन टर्म और फॉर ए टर्म ऑफ मोर देन, जो टर्म होगा वो 4 years व्हिच एवर इज लेस। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले कोई भी इलेक्टिव ऑफिस में सपोज कोई इलेक्शन में आपको खड़ा होना है तो आप फर्स्ट प्रीवियस सैंक्शन, गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा, विदाउट सैंक्शन नहीं होगा। ओके, 30 days के अंदर आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे, यदि 30 days के अंदर गवर्नमेंट जो सैंक्शन किया आप उसको मानोगे। सपोज 30 days के अंदर गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं किया, 30 days क्रॉस हो गया, तो हम ये मान लेंगे कि गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया। तो सैंक्शन होने के बाद आपका जो टर्म होगा वो 4 years से ज्यादा नहीं होगा, वन टर्म और फॉर मोर देन वन टर्म, मगर 4 years से ज्यादा नहीं होगा, 4 years व्हिच एवर इज लेस, यही होगा करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन अभी आ रहा है, चूज द करेक्ट मैच। हम देखेंगे मैच जो दिया है फर्स्ट एंड सेकंड में हम मैच करेंगे। देखिए ये है, एक मैचिंग दिया है और यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर मैचिंग हम करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, एनरोल विद द बार एसोसिएशन एज एन एडवोकेट परमिटेड, ये दिया है। देखिए जो अंडरलाइन किया, जो सेकंड में बी परमिटेड, नीड फॉर प्रीवियस सैंक्शन, नॉट परमिटेड अनलेस स्पेशल रीजंस फॉर डूइंग सो, प्रायर परमिशन नेसेसरी, ये सब है। अच्छा, बार एसोसिएशन आप एनरोल कर सकते हो, जैसे आपका मेंबर हो सकते हो, मगर आप लीगल प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट, आप मेंबर बनोगे। तो एनरोल विद बार एसोसिएशन एज एन एडवोकेट तो मे बी परमिटेड। तो फर्स्ट वन देखिए, ये जो ए है वो मैं फर्स्ट ऑप्शन देता हूं, आई होगा, ये परमिटेड है, मे बी परमिटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बार एसोसिएशन का मेंबर बन सकते हो, मगर कोई लीगल प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते जब तक आप गवर्नमेंट सर्विस में हो। सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंड क्या है, एंगेज हिमसेल्फ इन द लीगल प्रोफेशन आइदर इंडिपेंडेंटली और अदरवाइज फॉर सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यू गवर्नमेंट सर्विस। मैं अभी बताया आप बार एसोसिएशन का मेंबर हो सकते हो, मगर लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व होना वो वायोलेशन होगा। ओके, लीगल प्रोफेशन आप मेंबर बन सकते हो बार एसोसिएशन का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लॉ डिग्री लिया है तो बार एसोसिएशन का मेंबर हो सकते हो, मगर आप लीगल प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में नॉट परमिटेड, मुझे लगता है ये थर्ड होगा। ओके, थर्ड बिट होगा, नॉट परमिटेड अनलेस स्पेशल रीजंस फॉर डूइंग सो। ठीक है, चलो सी को देखेंगे, पार्टिसिपेशन इन एनी कंपटीशन और सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रमोट देयर बिजनेस। आप उनका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, कोई प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उनका बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप उसमें जाकर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ओके, आपका पार्टिसिपेशन है ऐसा कुछ एक्टिविटीज इवेंट में जहां पर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, प्राइवेट कंपनीज का वो बिजनेस प्रमोशन के लिए कर रहा है, तो ये तो नहीं है। तो इसमें क्या है, नीड फॉर
प्रीवियस सैंक्शन, इसमें प्रीवियस सैंक्शन होना चाहिए, आप गवर्नमेंट प्रीवियस सैंक्शन होना चाहिए, ओके, प्रीवियस सैंक्शन, राइट। होल्ड इलेक्टिव ऑफिस इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, मैं अभी बताया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में सपोज आप इलेक्शन में भाग लोगे तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, ये बता दिया। देखिए ये जो ऑप्शन है, तो ए का जो फर्स्ट है AIBIIICIIDIV, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये आज 15 क्वेश्चंस डिस्कस किया, रूल 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट मेरा आएगा रूल 18 प्रॉपर्टी रिलेटेड आएगा, रूल 19 आएगा। अभी तो कॉन्डक्ट रूल चल रहा है, मैं पूरा कंप्लीट करूंगा। इसमें 15 MCQ, बढ़िया बढ़िया MCQ देखा किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel. It would be very useful for others, for your friends and colleagues. They are preparing for the different departmental exams or some directly it means competitive exams for the job, government job. So my friends, please subscribe my channel and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. So suppose anywhere else any mistake is there, please forgive me, because I'm a human being, error is there. So thank you and namaskar to all of you.